हेलो गाइस, आज डायरेक्ट मेथड को लेकर आपके सामने हूँ। आज अपन डायरेक्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करना नहीं भूलें। दोस्तों, साथ साथ शेयर भी करते रहें। तो अपन बात करते हैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर। डायरेक्ट मेथड के बारे में पहले उसकी सामान्य जानकारी देखते हैं। दिस मेथड was originated by माइकल वेस्ट। तो दोस्तों, इस टीचिंग मेथड का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? माइकल वेस्ट ने। दोस्तों, माइकल वेस्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रिट के एग्जाम में भी, आरटेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। कहाँ पे हुआ? इन फ्रांस इन 1901 में फ्रांस में माइकल वेस्ट ने इस मेथड का प्रतिपादन किया था। इट्स प्रिंसिपल, इसके जो सिद्धांत है, डायरेक्ट मेथड है, जो टीचिंग मेथड है, इसके जो सिद्धांत है केम फ्रॉम जर्मनी, या जर्मनी से इनके सिद्धांत लिए गए थे या आए थे। दिस मेथड केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट टीसीजी। यह मेथड चलन में क्यों आया? क्योंकि जो टीसीजी मेथड की कुछ बुराइयां थी, कुछ अवगुण थे, कुछ डिमेरिट्स के कारण उसके रिएक्शन के अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड चलन में आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक एक लाइन में से प्रश्न उठता है, क्योंकि पिछले मेरे अनुभव के अनुसार पिछले जो कई एग्जाम हुए इसी टाइप से एक एक लाइन में से क्वेश्चन उठ के आए हैं। दोस्तों, यही जो मैं टीचिंग मेथड आपके सामने जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यह टीचिंग मेथड ध्यान रखना दोस्तों, कई कोचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके सारे टीचिंग मेथड मैंने पढ़े, और पढ़ने के बाद में जो सार निकाल के जो महत्वपूर्ण बनता है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके इससे परे एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर उठ के नहीं आने वाला है। यानी इसी के अंदर से ही कहीं ना कहीं से किसी न किसी लाइन से क्वेश्चंस उठेगा। तो दोस्तों, एक एक लाइन को डीपली ध्यान से पढ़ना है थोड़ा। तो ये टीसीजी के रिएक्शन के अगेंस्ट आया था। इट इज ऑल्सो नॉन बाई अदर नेम, इसके अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है ध्यान रखना। नेम एज क्या है? ऑरल मेथड, रिफॉर्म मेथड एंड नेचुरल मेथड। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑरल मेथड, रिफॉर्म मेथड और नेचुरल मेथड भी के नाम से भी ये जाना जाता है डायरेक्ट मेथड। टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसकी जो निर्देश की जो भाषा होती है वो टारगेट लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना। दिस मेथड डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। यह संप्रेषण की योग्यता को विकसित करती है। यानी जो लर्नर होता है, सीखने वाला जो छात्र विद्यार्थी होता है, लर्नर होता है, उसके अंदर कम्युनिकेशन की जो भावना है, कम्युनिकेशन की जो योग्यता है वो विकसित करती है डायरेक्ट मेथड के अंदर। दैट इज अ स्पेसिफिक स्किल्स, जो अपने आप में एक विशेष कौशल होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यह कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करती है डायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं इसकी कुछ मेरिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कोई विशेषताएं हैं या गुण। दोस्तों, आप जब कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से इंग्लिश के बारे में आपको बता दूं कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश को लैंग्वेज में पढ़िए। हिंदी में समझने की कोशिश कम करना है। हाँ, हो सकता है अपन हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ा हिंदी के साथ लेना है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड्स आपको इंग्लिश में समझने की कोशिश करना है, ताकि क्योंकि एग्जाम में जब पेपर आता है
तो वो आपके किसी अन्य मीडियम में नहीं आता, क्यों इंग्लिश का पेपर पूरा इंग्लिश में होता है, इसलिए थोड़ा वोकेबुलरी को भी इम्प्रूव करते रहे ताकि आपके लिए सहूलियत हो रहे। तो इसकी मेरिट्स देखते हैं। दिस मेथड इज रिलेटेड टू 4 स्किल्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो चारों स्किल्स से संबंध रखता है, रिलेटेड है। 4 स्किल्स कौन सी होती है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, LSRW, लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो दोस्तों ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। यह भी सवाल पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, और यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन सा मेथड, विच मेथड इज रिलेटेड टू 4 स्किल्स। तो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। बट स्ट्रेस इज गिवन ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो दोस्तों देखो, ये रिलेटेड तो 4 स्किल्स है, लेकिन ये स्ट्रेस यानी ज़्यादा जोर देता है कि कौन से स्किल्स पर? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी LS पे ज़्यादा जोर देता है, और TCG दे रहा था RW पर, रीडिंग राइटिंग पे, और ये दे रहा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पर ज़्यादा जोर देता है, और रिलेटेड 4 स्किल्स से है। इट इज़ नेचुरल मेथड। TCG मेथड एक नेचुरल मेथड भी है। इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट बॉन्ड, यह संबंध सीधा बनाता है बिटवीन किसके बीच में? लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचारों को डायरेक्ट संबंध जोड़ता है, बॉन्ड बनाता है, संयोजक का काम करता है यह मेथड। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स जो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्लेन मीनिंग को व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग डायरेक्ट मेथड में किया जाता है। लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, इस डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज कैसे पढ़ी जाती है? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स में भी प्रदर्शन होता है, तो डायरेक्ट मेथड में भी लैंग्वेज डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए पढ़ी जाती है। प्रैक्टिस ड्रिल इज डन इन दिस मेथड, इस मेथड में प्रैक्टिस ड्रिल की जाती है, यानी बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, ड्रिल की जाती है, तो इस मेथड में पुनरावृत्ति भी की जाती है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग मेथड, और यह एक रुचिकर इंटरेस्टिंग मेथड भी है डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सारी विशेषता एक एक महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी और देखते हैं। तो दोस्तों यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो दोस्तों यूनिट ऑफ टीचिंग, क्योंकि ऑप्शन में वर्ड दे रखा होता है, फ्रेज दे रखा होता है, सेंटेंस दे रखा होता है, तो दोस्तों यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस है, आपको वर्ड नहीं करना है, क्योंकि कई किताबों में यह गलत दे रखा है, और RPSC यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस को मानती है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इट फॉलोज द टीचिंग मैक्सिम्स, यह जो टीचिंग शिक्षण सूत्र है वो किसको फॉलो करती है? फ्रॉम होल टू पार्ट, यह टीचिंग मैक्सिम्स होल टू पार्ट को फॉलो करती है डायरेक्ट मेथड में। ध्यान रखना, ये इसकी विशेषता है, इसकी मेरिट्स है। इन दिस मेथड स्पीच इज प्राइमरी, यहाँ पर स्पीच होती है वो प्राइमरी होती है, उसे प्राथमिकता होती है, एंड ग्रामर इज सेकेंडरी। तो दोस्तों प्राइमरी स्पीच तो प्राइमरी है, और ग्रामर क्या है इस मेथड में? सेकेंडरी है। फिर ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली इन दिस मेथड, इस मेथड में ग्रामर को पढ़ा जाता है कैसे? इंडक्टिवली पढ़ा जाता है, डिडक्टिवली नहीं। इट क्रिएट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह लर्नर के अंदर आत्मविश्वास को जगाती है, क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है लर्नर को। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू थिंक फ्रीली इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में छात्रों को स्वतंत्र सोचने के लिए इसमें मौका दिया जाता है, यानी छात्र को, लर्नर को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो सीखे इंग्लिश में। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन ऑरल एस्पेक्ट्स, तो ऑरल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी इस मेथड में ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो ये भी अपने आप में इसकी विशेषता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट की इस मेथड के अंदर
जो भागीदारी होती है वो सक्रिय रूप में होती है। इट एम्फेसाइजेज ऑन स्पीकिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर स्पीकिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। इट गिव्स स्ट्रेस ऑन फ्लुएंसी एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एंड इट हेल्प्स टू डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यह संप्रेषण की योग्यता को विकसित करने में डायरेक्ट मेथड लर्नर को मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये थी इसकी मेरिट्स। अब देखते हैं अपन डीमेरिट्स, इसके कुछ दोष। तो दोस्तों अभी देखते हैं डीमेरिट, इसके कुछ अवगुण है, कुछ दोष है इस मेथड में। जिसमें अच्छाइयाँ होती है उसमें बुराइयाँ भी जरूर होती है। तो इसके कुछ अवगुण हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, जो वो उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो देखते हैं। इट इग्नोर्स यूज ऑफ मदर टंग, यह मातृभाषा का जो उपयोग है वो न के बराबर करता है, यानी मातृभाषा के उपयोग को नकारता है। तो इसलिए ये इसका एक अवगुण हो गया, डीमेरिट्स हो गया। इट इग्नोर्स रूल्स ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, यह ट्रांसलेशन और ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल इग्नोर करता है, यानी ये फॉलो नहीं करता है रूल्स को। इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जो टीचिंग जो स्किल्स है, इसकी चारों स्किल्स है, उसमें से यह रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बिल्कुल इग्नोर करता है डायरेक्ट मेथड, इसलिए ये इसकी डीमेरिट्स के अंदर आता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इस टीचिंग मेथड के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग हद से ज़्यादा किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का अगर ओवर चीज़ होती है तो वो सही नहीं होती है। तो यहाँ पर इस टीचिंग मेथड में, डायरेक्ट मेथड में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यह भी एक डिमेरिट हो गया। इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ी पढ़ने में महंगी है, क्योंकि दोस्तों ऑडियो विजुअल एड्स के लिए कई चीज़ें खरीदनी होती है जो कई महंगी भी होती है। जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आज 25,000 से ऊपर का आता है, तो एक महंगी है, कोई हर कोई साधारण व्यक्ति नहीं खरीद सकता, फिर उसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो यह थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है, थोड़ा महंगा भी पड़ता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स, यह सभी विद्यालयों के और विद्यार्थियों के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि चाहे कोई रूरल एरिया का हो, चाहे कोई अर्बन एरिया का हो, तो सभी जगह अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग रिक्वायर्स होती है, अलग अलग टाइप्स के स्कूल्स होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, सभी की सोच अलग है, सभी के IQ लेवल डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर यह सूटेबल नहीं है। दिस मेथड सूट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, दिस मेथड सूट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सूट्स करता है हु आर लिंग्विस्टिकली माइंडेड, जो भाषाई रूप से परिपूर्ण होते हैं, उनके लिए यह मेथड उपयोगी है। ट्रेंड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस मेथड, इस मेथड के टीचिंग करवाने के लिए अगर कोई टीचर, ट्रेंड टीचर अगर ढूंढने जाए तो अपन को नहीं मिल पाता है। तो यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि ट्रेंड टीचर का मिलना। फिर दिस मेथड इज इनकन्वेंशनल एंड इम्प्रैक्टिकल, यह एक असुविधाजनक मेथड है और यह प्रायोगिक तौर पर नहीं कर सकते, इसलिए इस टीचिंग मेथड के सामने भी कई समस्याएं हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।